कोर्सिका का राक्षस। लुई 18वें ने जब यह उजड़ा हुआ चेहरा देखा तो जिस मेज के सामने वह बैठे थे उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हें क्या हो गया है बैरन? उन्होंने पुकारा। तुम ऐसे लग रहे हो मानो बिजली गिर पड़ी हो। क्या तुम्हारा यह विचलित रूप और हिचकिचाहट का व्यवहार उस बात से संबंधित है जो ब्लाकास कह रहे थे और जिसकी पुष्टि अभी अभी विलफोर ने मुझसे की है? इसी बीच ब्लाकास ने बैरन की ओर एक तात्कालिक संकेत किया था, पर दरबारी का आतंक राजनेता के गर्व पर भारी पड़ गया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए पुलिस प्रमुख द्वारा अपमानित होना अधिक स्वीकार्य था, बजाय इसके कि वह स्वयं उसे अपमानित करे, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा था। महाराज, बैरन हकलाया। अरे अरे, लुई 18वें ने कहा। यह सुनते ही पुलिस मंत्री निराशा के आवेग में बह गया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। लुई 18वें ने भौहें चढ़ाते हुए एक कदम पीछे हट लिया। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? उन्होंने पूछा। ओह महाराज, कैसी भयानक विपत्ति! मेरा क्या होगा? मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। महाशय, लुई 18वें ने कहा, मैं तुम्हें बोलने का आदेश देता हूं। महाराज, हड़पने वाला 28 फरवरी को एल्बा से निकला और 1 मार्च को उतर गया। कहाँ? राजा ने व्यग्रता से पूछा। फ्रांस में महाराज, गोल्फ जुआ के एक छोटे से बंदरगाह पर, अंतिप के पास। हड़पने वाला फ्रांस में उतरा, अंतिप के पास, गोल्फ जुआ में, पेरिस से 200 लीग दूर, 1 मार्च को। और आज 3 मार्च है और आज ही तुम मुझे यह बता रहे हो। महाशय, जो तुम कह रहे हो वह असंभव है। या तो तुम्हें गलत सूचना मिली है या तुम पागल हो। हाय महाराज, यह अत्यंत सत्य है। लुई 18वें ने अवर्णनीय क्रोध और भय का संकेत करते हुए उठ खड़े हुए, मानो एक ही क्षण में उनके हृदय और मुख पर प्रहार हुआ हो। फ्रांस में, उन्होंने चिल्लाकर कहा। हड़पने वाला फ्रांस में? क्या कोई उस व्यक्ति पर निगरानी नहीं रख रहा था? कौन जानता है, शायद तुम ही उसके साथ मिले हुए थे। महाराज नहीं, ड्यूक ब्लाकास चिल्लाए। तांद्रे जैसे व्यक्ति पर कभी राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हम सब अंधे थे महाराज, और पुलिस मंत्री भी उतने ही अंधे थे जितने हम, बस इतना ही। पर विलफोर ने कहा, फिर अचानक रुक गया। कृपया क्षमा करें महाराज, उसने झुककर कहा। मेरी उत्कटता मुझे वहां ले गई। कृपया मुझे क्षमा करें। बोलिए महाशय, निर्भय होकर बोलिए। रोग की सूचना आपने ही हमें दी थी। अब उपचार खोजने में हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विलफोर ने कहा, हड़पने वाला दक्षिण में घृणित है। मुझे प्रतीत होता है कि यदि वह वहां अपना भाग्य आजमाता है तो हम प्रोवांस और लांगडोक को उसके विरुद्ध सरलता से भड़का सकते हैं। निस्संदेह, मंत्री ने कहा, पर वह गैप और सिस्तेरों से होकर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लुई 18वें ने कहा, तो क्या वह पेरिस की ओर कूच कर रहा है? पुलिस मंत्री ने कुछ नहीं कहा, पर उसका मौन स्वीकारोक्ति के समान था। दौफिने का क्या? राजा ने विलफोर से पूछा। क्या वहां भी हम वैसा ही प्रतिरोध खड़ा कर सकते हैं जैसा प्रोवांस में? महाराज, मुझे आपकी महामहिम को एक अप्रिय सत्य बताने का खेद है। दौफिने की भावना हमारे पक्ष में उतनी अनुकूल नहीं है जितनी प्रोवांस और लांगडोक की। पहाड़ी लोग बोनापार्टवादी हैं महाराज। तो उसकी गुप्तचर सूचना उत्तम है, लुई 18वें ने बुदबुदाया। उसके साथ कितने लोग हैं? मुझे नहीं पता महाराज, पुलिस मंत्री ने कहा। तुम्हारा क्या अर्थ है? तुम नहीं जानते? क्या तुम यह विवरण जानना भूल गए?
निश्चय ही, यह तो एक तुच्छ बात है। उन्होंने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जोड़ा। मैं यह जान न सका, महाराज। संदेश में केवल उतरने और हड़पने वाले द्वारा लिए गए मार्ग का ही उल्लेख था। और तुम्हें यह संदेश कैसे प्राप्त हुआ? मंत्री ने सिर झुका लिया और तेजी से लाल पड़ गया। टेलीग्राफ द्वारा, महाराज। वह हकलाया। लुई 18वें आगे बढ़े और अपनी भुजाएं मोड़ लीं, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन किया करता था। तो तुम कहना चाहते हो, उन्होंने क्रोध से पीले पड़ते हुए कहा, कि 7 सेनाओं ने उस व्यक्ति को परास्त किया। एक दैवी चमत्कार ने मुझे 25 वर्षों के निर्वासन के बाद मेरे पूर्वजों के सिंहासन पर पुनः बैठाया। और उन 25 वर्षों में मैंने इस फ्रांस देश के पुरुषों और परिस्थितियों का अध्ययन, परीक्षण और विश्लेषण किया, जो मुझे वचन दिया गया था, केवल इसलिए कि मैं अपनी सभी अभिलाषाओं का लक्ष्य प्राप्त करूं, और वह शक्ति जिसे मैं अपनी हथेली में समझता था, फटकर मुझे नष्ट कर दे। यह भाग्य है, महाराज। मंत्री ने बुदबुदाया, यह समझते हुए कि ऐसा भार, यद्यपि नियति के तराजू में हल्का, किसी मनुष्य को कुचलने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हमारे शत्रु हमारे विषय में जो कहते हैं वह सत्य है? कुछ सीखा नहीं, कुछ भूले नहीं? यदि मुझे भी उसी प्रकार विश्वासघात से गिराया गया होता जैसा उसे किया गया, तो शायद वह कुछ सांत्वना होती। पर उन लोगों से घिरा होना जिन्हें मैंने उच्च पदों पर पहुंचाया, जिन्हें मेरी सुरक्षा को अपनी से अधिक मूल्यवान समझना चाहिए, क्योंकि उनके हित मुझ पर निर्भर हैं। वे लोग जो मुझसे पहले कुछ नहीं थे और मेरे बाद भी कुछ नहीं होंगे, और अक्षमता और अयोग्यता के कारण दयनीय रूप से नष्ट हो जाना। हाँ, महाशय, तुम ठीक कहते हो, यही भाग्य है। मंत्री इस भयानक अभियोग के भार तले दब गया। प्लाकास ने पसीने से भीगा हुआ माथा पोंछा और वीलफोर ने मन ही मन मुस्कान ली, क्योंकि उसे अपने महत्व का विस्तार अनुभव होने लगा। गिरना। लुई 18वें ने आगे कहा, राजतंत्र जिस खाई के ऊपर डगमगा रहा था, उसकी गहराई को तत्काल समझते हुए गिरना और अपने पतन का समाचार टेलीग्राफ से पाना। ओह! मैं अपने भाई लुई 16वें की भांति मचान पर चढ़ जाना अधिक स्वीकार करूंगा, बजाय इसके कि टुइलरीज की सीढ़ियां इस प्रकार उतरूं, उपहास द्वारा खदेड़े जाकर। महाशय, आप नहीं जानते कि फ्रांस में उपहास का क्या अर्थ है, और फिर भी यदि किसी को जानना चाहिए। महाराज, मंत्री ने बुदबुदाया, महाराज, दया के लिए। राजा उस युवक की ओर मुड़े जो कक्ष के पिछले भाग में स्थिर खड़ा था और इस वार्ता की प्रगति को देख रहा था, जिस पर एक राज्य का भाग्य टिका था। यहां आइए, वीलफोर, उन्होंने कहा। आइए और इस सज्जन को बताइए कि उसकी अज्ञानता के बावजूद सब कुछ पूर्व से जाना जाना संभव था। महाराज, उन योजनाओं का अनुमान लगाना वस्तुतः असंभव था जिन्हें उस व्यक्ति ने सबसे छिपा कर रखा था। वस्तुतः असंभव, ये तो बड़े शब्द हैं। दुर्भाग्यवश बड़े शब्द बड़े सज्जनों जैसे होते हैं। मैंने दोनों की नाप ले ली है। वस्तुतः असंभव एक ऐसे मंत्री के लिए जिसके पास अधिकारी हों, कार्यालय हों, एजेंट हों, सूचनादाता हों, गुप्तचर हों और 15 लाख फ्रांक का गुप्त कोष हो। फ्रांस के तट से 60 लीग दूर क्या हो रहा है, यह ना जान पाना। आओ, आओ, यहां ये सज्जन है जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। यह सज्जन एक साधारण न्यायाधिकारी, जो तुम्हारी समस्त पुलिस शक्ति के बावजूद तुमसे अधिक जानता था, और जो मेरा मुकुट बचा लेता। यदि तुम्हारी तरह उसे भी टेलीग्राफ का उपयोग करने का अधिकार होता। पुलिस मंत्री ने गहरी कटुता की अभिव्यक्ति के साथ वीलफोर की ओर देखा, जिसने विजय की विनम्रता के साथ अपना सिर झुका लिया। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, ब्लाकास, लुई 18वें ने आगे कहा। यद्यपि तुमने कुछ भी खोज नहीं पाया,
फिर भी तुम में कम से कम इतना विवेक था कि तुमने अपने संदेह बनाए रखे। कोई और व्यक्ति विल्फोर के इन उद्घाटनों को तुच्छ मान लेता या उन्हें किसी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा की उपज समझ लेता। अंतिम कथन उस बात की ओर संकेत था जिसे पुलिस मंत्री ने 1 घंटे पहले इतने विश्वास से कहा था। विल्फोर ने राजा की रणनीति को समझ लिया। कोई अन्य व्यक्ति इस प्रशंसा से बहक जाता, मदहोश हो उठता, पर वह मंत्री को, यद्यपि यह जानते हुए कि वह व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर है, अपना घोर शत्रु बना लेने से डरता था। क्योंकि यद्यपि अपने सामर्थ्य के चरम पर रहते हुए मंत्री ने नेपोलियन का रहस्य नहीं समझा था, फिर भी अपने पतन की अंतिम घड़ियों में वह विल्फोर का रहस्य खोज सकता था। उसे केवल डांतेस से पूछना था। इसलिए विल्फोर ने उस व्यक्ति की पीड़ा बढ़ाने के स्थान पर उसकी सहायता की। महाराज, विल्फोर ने कहा, घटनाओं की तीव्रता स्वयं आपकी महामहिम को यह सिद्ध कर देती है कि केवल ईश्वर ही किसी तूफान को उठाकर इन्हें रोक सकता था। जो कुछ आपकी महामहिम मेरी गहन दूरदर्शिता मानती है, वह वास्तव में केवल संयोग का परिणाम है। मैंने केवल वही उपयोग किया जो संयोग ने मेरे मार्ग में रखा, एक निष्ठावान प्रजा के रूप में। मुझे उससे अधिक श्रेय न दीजिए महाराज, जितना मैं पात्र हूं, और तब आपको मेरे विषय में अपनी पहली धारणा को कभी संशोधित नहीं करना पड़ेगा। पुलिस मंत्री ने उस युवक को एक दृष्टि से धन्यवाद दिया और विल्फोर ने जान लिया कि उसकी योजना सफल हो गई है। राजा की कृतज्ञता को खोए बिना उसने अब भी अभी एक ऐसा मित्र बना लिया था जिस पर आवश्यकता पड़ने पर वह भरोसा कर सकता था। अच्छा, राजा ने कहा, फिर ब्लाकास और पुलिस मंत्री की ओर मुड़ते हुए, अब सज्जनों, मुझे आपकी और आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। आगे जो कुछ किया जाना है वह युद्ध मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। सौभाग्य से महाराज, हम सेना पर भरोसा कर सकते हैं, ब्लाकास ने कहा। आपकी महामहिम जानती हैं कि प्रत्येक रिपोर्ट उसकी आपकी सरकार के प्रति निष्ठा की पुष्टि करती है। मुझसे रिपोर्टों की बात मत करो, ड्यूक। अब मैं जान गया हूं कि उनमें कितना विश्वास करना चाहिए। पर उसी विषय में, बैरन रू सेंट जैक के प्रकरण के विषय में तुम्हारे पास और क्या समाचार है? रू सेंट जैक का प्रकरण, विल्फोर ने स्वयं को रोक न पाते हुए कहा। फिर वह ठिठक गया और बोला, क्षमा करें महाराज, आपकी महामहिम के प्रति मेरी भक्ति मुझे बार बार भुला देती है। आपके प्रति मेरे हृदय में अंकित सम्मान को नहीं, बल्कि शिष्टाचार के नियमों को। आप निसंकोच बोल सकते हैं, लुई 18वें ने कहा। आज आपने प्रश्न पूछने का अधिकार अर्जित कर लिया है महाराज, पुलिस मंत्री ने उत्तर दिया। मैं इसी विषय में आपकी महामहिम को वह नवीन सूचना देने ही वाला था जो मैंने एकत्र की है। तभी आपकी महामहिम का ध्यान तट पर घटी उस भयानक आपदा से हट गया। ये सूचना अब महाराज के लिए किसी रुचि की नहीं रह गई है। इसके विपरीत महाशय, यह मामला मुझे उसी विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा प्रतीत होता है जो इस समय हमारे मन में प्रधान है, और जनरल कैनल की मृत्यु हमें किसी महत्वपूर्ण आंतरिक षड्यंत्र की कड़ी तक पहुंचा सकती है। जनरल कैनल का नाम सुनते ही विल्फोर सिहर उठा। वास्तव में महाराज, पुलिस मंत्री ने आगे कहा, सब कुछ यही संकेत देता है कि वह आत्महत्या का नहीं, जैसा पहले समझा गया था, बल्कि हत्या का शिकार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जनरल कैनल एक बोनापार्टवादी क्लब से निकल रहे थे जब वे लापता हो गए। उसी सुबह एक अजनबी उनसे मिलने आया था और रूस एंड जैक में उनसे मिलने का समय तय किया था। दुर्भाग्य से वह सेवक जो उस समय जनरल के बाल बना रहा था, जब उस अजनबी को उनके वस्त्र कक्ष में ले जाया गया, स्पष्ट रूप से उन्हें रूस एंड जैक का उल्लेख करते हुए सुन सका, पर घर का नंबर याद न रख सका। जब पुलिस मंत्री यह सूचना राजा को दे रहा था, विल्फोर, जो उसके प्रत्येक शब्द पर मानो टिका हुआ था, पहले लाल पड़ा, फिर पीला पड़ गया। राजा उसकी ओर मुड़े।
क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो, विल्फोर, कि जनरल कैनल, जिसे हड़पने वाले का समर्थक समझा जा सकता था, पर जो वास्तव में मेरे प्रति पूर्णतः निष्ठावान था, बोनापार्टवादियों द्वारा रची गई घात का शिकार हुआ? ऐसा प्रतीत होता है, महाराज, विल्फोर ने कहा। क्या और कुछ झात नहीं है? हम उस व्यक्ति का पता लगा रहे हैं, जिसने उससे भेंट का समय तय किया था। पता लगा रहे हैं? विल्फोर ने दोहराया। हाँ, सेवक ने हमें उसका हुलिया बताया है। वह 50 से 55 वर्ष के बीच का व्यक्ति है। गहरी आंखें, झाड़ीदार भौहें और मूंछें। उसने नीला फ्रॉक कोट पहन रखा था और उसके बटन होल में लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी की गुलाबी रोसेट लगी थी। ठीक इसी विवरण से मेल खाता हुआ एक व्यक्ति कल देखा गया था, पर मेरा एजेंट उसे रुद लाजुसियन और रूको खेरों के मोड़ पर खो बैठा। विल्फोर कुर्सी की पीठ से टिक गया था और जब पुलिस मंत्री बोल रहा था, उसे लगा कि उसके पैर उसके नीचे से जवाब दे रहे हैं। पर जैसे ही उसने सुना कि वह अजनबी अपने पीछा करने वाले से बच निकला है, उसने फिर सांस ली। तुम्हें इस व्यक्ति का पीछा करना ही होगा, राजा ने पुलिस मंत्री से कहा। यदि, जैसा कि सब कुछ मुझे यही विश्वास दिलाता है, जनरल केनेल, जिसने इस समय हमारी बड़ी सहायता की थी, हत्या का शिकार हुआ है, चाहे वह बोनापार्टवादियों द्वारा हो या न हो, तो मैं चाहता हूं कि उसके हत्यारों को कठोर दंड दिया जाए। राजा के ये शब्द सुनकर विल्फोर को अपने भीतर उठे भय को प्रकट न होने देने के लिए अपने पूरे आत्मसंयम की आवश्यकता पड़ी। यह कितना विचित्र है, राजा ने आगे कहा, अपनी झुंझलाहट व्यक्त करते हुए। पुलिस ये समझ लेती है कि जैसे ही वह यह घोषणा कर दे कि हत्या हो चुकी है, उसने अंतिम शब्द कह दिया है, और जब वह यह जोड़ देती है, हम दोषियों का पीछा कर रहे हैं, तो मान लेती है कि उसने सब कुछ कर लिया है। कम से कम इस विषय में मुझे आशा है कि आपकी महामहिम संतुष्ट होंगी। अच्छा, हम देखेंगे। मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा, बैरन। व्हीलफोर, यात्रा के बाद तुम अवश्य थके हुए होगे। जाओ और विश्राम करो। निस्संदेह तुम अपने पिता के यहाँ ठहरे होंगे। व्हीलफोर की आंखों के आगे एक बादल सा छा गया। नहीं महाराज, मैं रुद तुर्नो स्थित होटल द मैड्रिड में ठहरा हूं। तुम उनसे मिल चुके हो, ऐसा मानूं? मैंने सीधे ड्यूक ब्लाकास के पास ले चलने का अनुरोध किया था, महाराज। पर तुम उनसे मिलोगे, फिर भी। मुझे ऐसा नहीं लगता, महाराज। हाँ, निस्संदेह, लुई 18वें ने मुस्कुराते हुए कहा, या संकेत देते हुए कि इस बार बार के प्रश्न के पीछे कोई उद्देश्य था। मैं तुम्हारे और नोर्तिये के संबंधों की शीतलता भूल गया था, और यह भी कि यह राजकीय कारण के लिए तुम्हारा एक और बलिदान है, जिसके लिए मुझे तुम्हें प्रतिफल देना चाहिए। महाराज, आपकी महामहिम की कृपा की अभिव्यक्ति ऐसा पुरस्कार है जो मेरी सभी महत्वाकांक्षाओं से कहीं अधिक है, और मुझे अपने राजा से और कुछ मांगने को नहीं। कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। और इस बीच राजा ने अपने नीले कोट पर सेंट लुई के क्रॉस के पास और नोटरदाम दुमो कार्मेले द सेंट लाजार के पदक के ऊपर जो लीजन ऑफ ऑनर का क्रॉस वे सामान्यतः पहनते थे, उसे उतारा और विल्फोर को देते हुए कहा, इस बीच यह क्रॉस स्वीकार करो। पर महाराज, विल्फोर ने कहा, आपकी महामहिम भ्रमित हैं। यह तो लीजन के अधिकारी का क्रॉस है, तो ऐसा ही सही। लुई 18वें ने कहा, इसे जैसा है वैसा ही ले लो। मेरे पास दूसरा मंगवाने का समय नहीं है। ब्लाकास, ये सुनिश्चित करो कि प्रमाण पत्र विल्फोर को पहुंचा दिया जाए। विल्फोर की आंखों में आनंद और गर्व के आंसू भर आए। उसने क्रॉस लिया और उसे चूम लिया, और अब उसने पूछा, मुझे आपकी महामहिम से कौन से आदेश प्राप्त करने का सम्मान मिलेगा? जितना विश्राम आवश्यक हो,
कर लो और ये समझो कि जब तक तुम पेरिस में मेरी सेवा नहीं कर सकते, तब तक मार्सेई में तुम मेरे लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हो। विलफोर ने प्रणाम किया। महाराज, 1 घंटे में मैं पेरिस छोड़ चुका हूँगा। तो जाओ, और यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि राजाओं की स्मृति छोटी होती है, तो स्वयं को मुझे स्मरण दिलाने में संकोच मत करना। बैरन, युद्ध मंत्री को बुलाने का आदेश दो। प्लाकास, तुम यहीं रहो। जब वे टुइलरीज से बाहर निकल रहे थे, पुलिस मंत्री ने विलफोर से कहा, आप सही द्वार से आए हैं। आपका भाग्य बन गया है। कितने समय के लिए? विलफोर ने बुदबुदाया, मंत्री से विदा लेते हुए, जिसका कैरियर समाप्त हो चुका था, और घर ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढते हुए। एक गाड़ी तट के साथ चलती आई। विलफोर ने उसे संकेत किया और वह रुक गई। उसने सारथी को अपना पता बताया और भीतर कूद पड़ा, जहां वह अपने महत्वाकांक्षी स्वप्नों में डूब गया। 10 मिनट बाद वह घर पहुंच गया। उसने 2 घंटे में प्रस्थान के लिए घोड़ों को तैयार करने का आदेश दिया और भोजन लगाने को कहा। वह अब भी मेज पर बैठने ही वाला था कि द्वार पर एक दृढ़ स्पष्ट घंटी बजी। सेवक द्वार खोलने गया और विलफोर ने किसी को उसका नाम लेते सुना। इतनी जल्दी यहां होने की जानकारी किसे हो सकती है, उसने सोचा। उसी क्षण सेवक लौट आया। क्या है? विलफोर ने पूछा। कौन घंटी बजा रहा था? मुझे कौन पूछ रहा है? एक अजनबी जो अपना नाम बताने से इनकार कर रहा है। कौन सा अज्ञात अजनबी? वह क्या चाहता है? वह आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ। उसने मुझे नाम लेकर पूछा। निश्चय ही। और वह अजनबी दिखता कैसा है? लगभग 50 वर्ष का पुरुष है, महोदय। नाटा? लंबा? आपके ही कद का? गोरा या सांवला? सांवला, बहुत सांवला। काले बाल, काली आंखें और काली भौहें। और पहनावा? विलफोर ने व्यग्रता से पूछा। उसने क्या पहन रखा है? एक लंबा नीला फ्रॉक कोट, ऊपर से नीचे तक बटन लगा हुआ, और लीजन ऑफ ऑनर का अलंकरण। वही है, विलफोर ने पीला पड़ते हुए बुदबुदाया। ईश्वर की कसम, जिस व्यक्ति का वर्णन हम 2 बार कर चुके हैं, वह द्वार पर प्रकट हुआ। ये किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का अच्छा ढंग है ये। क्या मार्सेई में यही रिवाज है कि एक पुत्र अपने पिता को द्वार पर प्रतीक्षा कराए? पिता! विलफोर चिल्लाया। तो मैं गलत नहीं था। मैंने अनुमान लगा लिया था कि वही आप होंगे। यदि तुमने ऐसा अनुमान लगाया था, नए आए व्यक्ति ने कहा, अपनी छड़ी एक कोने में रखते हुए और टोपी कुर्सी पर रखते हुए, तो मेरे प्रिय जेरार, मुझे यह कहने दो कि मुझे इस प्रकार प्रतीक्षा करवाना तुम्हारी ओर से अत्यंत अमित्रतापूर्ण है। हमें अकेला छोड़ दो, जर्मेन, विलफोर ने कहा। सेवक स्पष्ट आश्चर्य के भाव के साथ बाहर चला गया।